हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा साझेदारी फर्म का विघटन या फिर समापन। ठीक है, तो उस चैप्टर को देखेंगे और इस चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उस सभी क्वेश्चंस को हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। और अभी आप एक बात आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस है आप लोगों को पता ही है कि बिहार बोर्ड में 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस का ही आंसर देना होगा। ठीक है, तो उसी बेस पे हमने ये क्वेश्चन सभी रखे हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि फॉर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। ठीक है, जो फॉर्म का जब विघटन होता है तो उस समय जो फॉर्म के विघटन में जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो खाते होते हैं, खातों का जो शेष होता है उसका भुगतान हम किसको करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है साझेदार को या फर्म को या उनकी पत्नी को या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब हम साझेदारी फर्म का विघटन करते हैं तो उस टाइम में हमारे साझेदार प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हमारे साझेदार कहते हैं प्रेजेंट रहते हैं और सब कुछ करने के बाद अगर साझेदार के खातों में अगर क्रेडिट शेष होता है तो हम साझेदार को ही पेमेंट करेंगे, न कि किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पार्टनर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जब पार्टनर्स रिटायर करते हैं तब भी पार्टनर होते हैं। ठीक है, और जब फर्म का विघटन होता है तब भी पार्टनर्स हमारे साथ होते हैं। तो उस टाइम में जो भी हम पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स को पेमेंट करने वाला जो भी चीज़ होगा वो हम पेमेंट किसको करेंगे, अपने पार्टनर को, न कि किसी दूसरे को। ठीक है, जब हमारा पार्टनर डेथ करता है उस टाइम में हम उसके एक्सिक्यूटर को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा साझेदार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संपत्तियों का विक्रय मूल्य लिखा जाता है। ठीक है, जो संपत्ति हम सेल करते हैं उसका विक्रय मूल्य कहाँ लिखते हैं। ऑप्शन में है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, या वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, या चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या फिर चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। देखिए अगर हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ऐसे करके, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है मान लीजिए, तो हम जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, यानी कि जितने भी हमको मतलब पेमेंट मिलता है उसको हम क्रेडिट साइड और जितना हम एक्सपेंस करते हैं उतना डेबिट साइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि संपत्ति के विक्रय मूल्य, यानी कि संपत्ति बेचेंगे तो हमको पेमेंट प्राप्त होगा, तो कहाँ लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वसूली खाता क्या है। ठीक है, यानी कि कैसा खाता है, नाम मात्र खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जो वसूली खाता है वो एक नाम मात्र खाता है। ठीक है, वसूली खाता क्या है, एक नाम मात्र खाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। हम कहाँ हस्तांतरित करते हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है वसूली खाते में, या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में, या साझेदारों के चालू खाते में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते होते हैं उसको हम कहाँ हस्तांतरित करते हैं, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। जो ऋण खाते मतलब जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स के जो भी मतलब विघटन पर ऋण खाता होगा उसका ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, हम ऋण खाते में करेंगे। तो इनमें से किसी में भी इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्लियर, इनमें से किसी में भी इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, कह रहा है कि फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के समापन पर जो हम व्यय करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम वसूली व्यय बोलते हैं, जिसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय क्या बोलेंगे, वसूली व्यय बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि साझेदारों द्वारा फॉर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। ठीक है, साझेदारों द्वारा फॉर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है, यानी कि उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। तो कब हम ऐच्छिक समापन कर सकते हैं, तो ऑप्शन में है बहुमत के आधार पर, या 3/4 सदस्यों के निर्णय पर, या 1/2 सदस्यों के निर्णय पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स
मतलब जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म का विघटन कब हो सकता है, तो सभी साझेदारों के बहुमत के आधार पर, ठीक है, सभी साझेदारों के बहुमत के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म का विघटन कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की फॉर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, यानी कि जब हमारा फॉर्म विघटित होता है उस टाइम में हमको जो अलिखित संपत्तियां होती हैं, अगर उससे हमको कुछ पेमेंट प्राप्त होता है, ठीक है, उसको बेचने से हमको अगर हम पैसा प्राप्त होता है तो हम कहाँ दिखाएंगे, उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में है आपके पास साझेदारों के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते में, वसूली खाते में या फिर पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वसूली खाते में, क्योंकि फर्म के समापन पर हम वसूली खाता ही बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम फर्म की मतलब फर्म का समापन करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, वसूली खाता ही तैयार करते हैं। तो वसूली खाता में ही उसको ट्रांसफ़र करेंगे, न कि पुनर्मूल्यांकन खाते में। पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनता है, तो जब कोई पार्टनर संस्था में एंट्री करता है, या जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, या जब कोई पार्टनर डेथ करता है, तो उस कंडीशन में हम पुनर्मूल्यांकन खाता खोलते हैं। लेकिन जब हमारे संस्था की या फर्म की समापन होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, वसूली खाता तैयार करते हैं। क्लियर। चलिए, तो कहाँ डालिएगा, वसूली खाते में। अगला क्वेश्चन क्या है, यह कि वसूली खाते के लाभ या हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है, ठीक है। जो वसूली हम खाता तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे लाभ या हानि हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो लाभ या हानि होता है उसको साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाता है, तो ऑप्शन में है लाभ विभाजन अनुपात में, या फिर पूंजी अनुपात में, या बराबर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो वसूली खाते हम तैयार करते हैं उससे जो लाभ हानि प्राप्त होता है उसको हम लाभ विभाजन अनुपात में ही बांटते हैं, ठीक है। जो भी उन लोगों का पुराना लाभ विभाजन अनुपात होगा उसी अनुपात में उसको हम बांटेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सही वसूली लाभ या हानि है, यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 50,000 है, कुल संपत्ति 60,000 है, कुल दायित्व 20,000 है और वसूली के खर्चे कितने हैं, तो 2,000 हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मतलब इस क्वेश्चन की, तो एक छोटा सा हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट का खाता तैयार करेंगे, ठीक है। तो खाते कैसे तैयार करेंगे, ये देखिए हमारा ये मान लीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट का खाता है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट का एक खाता खींच दिया, सॉरी चलिए एक खाता हम खींचते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि निम्न में से कौन सी सही वसूली लाभ या हानि है, यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 50,000 है, कुल संपत्तियां 60,000 हैं, कुल दायित्व 20,000 हैं, व खर्चे कितने हैं, 2,000 हैं, ठीक है। तो आपको मतलब बताना है कि इसमें से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कौन सी है, ठीक है। जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन में शुद्ध लाभ या हानि कौन है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने खाते तैयार करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट है। अब इसमें क्या दिया हुआ, टोटल दिया है कि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि कितनी है हमारे पास, 50,000 है। तो लिखेंगे बाई, ठीक है, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी क्वेश्चन है कि संपत्तियों से प्राप्त बिक्री के प्राप्त संपत्तियों से प्राप्त राशि जो है वो कितनी है, हमारे पास 50,000 हैं, ठीक है। तो कैश प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे बाई कैश रियलाइज्ड की 50,000, ठीक है, कितना 50,000। और क्या है, और हमारे पास है कि कुल संपत्तियां 60,000 हैं और कुल दायित्व 20,000 हैं। तो दायित्व जो है, दायित्व हमारे पास 20,000 है और वसूली के खर्चे कितने हैं, 2,000 हैं। तो हमारे पास एसेट कितने हैं, एसेट हमारे पास है 60,000 यानी कि 60,000 है, ठीक है। 60,000 हमारे पास एसेट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास जो
दायित्व हैं, दायित्व हमारे पास 20,000 हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दायित्वों को ट्रांसफ़र करते हैं। हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, इसको हम पहले नहीं लिखना चाहिए था, पहले हम दायित्वों को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बाई लाइबिलिटीज़, ठीक है, कितना है 20,000 है, क्लियर। उसके बाद क्या है, तो दिया है कि कुल दायित्व 20,000 है और वसूली खर्चे कितने हैं 2,000 हैं। तो वसूली खर्चा जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएगा, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है। और देखिए उसके बाद लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो जब लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कहता है तो इसका मतलब क्या, हम उसको पूरा पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कहता है तो क्या करेंगे, उसको हम पूरा पेमेंट करेंगे। तो लाइबिलिटीज़ कितना है, लाइबिलिटीज़ 20,000 का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू लाइबिलिटीज़ या फिर कैश, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ पेड या फिर कैश। तो कितना है लाइबिलिटीज़, हमारा 20,000 का है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्या मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कितना है, तो 60 और 20 82,000, ठीक है, यानी कि 82,000 यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है। अब 82,000 में से यही अमाउंट हम यहाँ डालते हैं 82,000। अब 82,000 में से 50,000 प्लस 2,000 यानी कि कितना, सॉरी 50,000 प्लस लाइबिलिटी 20,000 ना, तो 50,000 और 20 यानी कि 70,000। 82,000 में से हम 70,000 घटाते हैं तो कितना बचता है, हमारे पास बच जाता है 12,000। और वही 12,000 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन देखिए अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट का अमाउंट कम है और यहाँ पे हमको बैलेंस आता है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट का अमाउंट कम है, ठीक है। तो हमको क्या होगा, हमको लॉस होगा। तो लॉस कितना का होगा, 12,000 का, ठीक है। तो इसमें जो 12,000 की हानि दी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। जो 12,000 की हानि इसमें दी हुई होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए 12,000 की हानि, क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 12,000 की हानि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फर्म की कुल संपत्तियाँ क्या होगी रोकड़ को छोड़कर, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि लेनदार 15,000 के हैं, साझेदार का ऋण 10,000 का है और साझेदारों की पूंजी 40,000 तथा हस्तस्थ रोकड़ है 5,000, तो कह रहा है कि फर्म की कुल संपत्ति क्या होगी, ठीक है। आपको फर्म का संपत्ति निकालना है, एसेट निकालना है कि फर्म की संपत्ति क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, वो हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और बैलेंस शीट तो आप जानते ही हैं, बैलेंस शीट में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा बैलेंस शीट का अकाउंट है, ठीक है। इसमें हमारा सब लोग जानते हैं कि डेबिट में लायबिलिटीज़ होता है और क्रेडिट वाले में एसेट होता है, ठीक है। तो आपके पास पहले से पैसा कितना है, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड हमारे पास है 5,000 रुपया, कैश इन हैंड 5,000 है। और ये हमारा क्या है, एसेट है, ये हमारा क्या है, एसेट है 5,000 रुपया। उसके अलावा हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल तो हमेशा कहाँ रहता है, लायबिलिटीज रहता है। तो पार्टनर कैपिटल कितना है, 40,000 है, क्लियर। उसके अलावा क्या है, हमारे पास जो क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर हमारे पास हैं कितने के, क्रेडिटर हमारे पास कितने के हैं, 15,000 के हैं, ठीक है। और उसके अलावा पार्टनर का लोन है वो भी कितना का है, पार्टनर का लोन 10,000 का है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमारा कितना होता है, 40, 15 और 10 यानी कि 65, 65,000 रुपये हो जाता है। और 65,000 ये वो अमाउंट यहाँ डालेंगे। और 65,000 में से हमारे पास कैश कितना है,
तो कैश हमारे पास है 5,000 रुपया। क्लियर, हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है, 5,000 है। अब जो हमारा कैश है 65,000 जो हमारा ये डेबिट का अमाउंट आया हुआ है, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हमारा कैश इन हैंड जो है उसको घटा देंगे। तो 65 में से अगर हम 5,000 रहते हैं तो कितना बचता है, 60,000। तो वो हमारे पास एसेट है। क्लियर, कितना है, 60,000 हमारे पास एसेट है। यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि फर्म की कुल संपत्तियाँ 3,25,000 हो एवं कुल बाह्य दायित्व 45,000 हो तो साझेदारों की कुल पूंजी कितनी होगी। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर फर्म की जो कुल संपत्ति है वो कितना है, 3,25,000 है और जो फर्म की दायित्व हैं वो 45,000 हैं, तो साझेदारों की कुल पूंजी क्या होगी। देखिए, फर्म का दायित्व कितना है, 45,000 और फर्म का टोटल संपत्ति कितना है, तो 3,25,000। तो 3,25,000 में से अगर हम 3,25,000 में से हम जो टोटल दायित्व है, बाह्य दायित्व, उसको अगर हम लेस कर दें, ठीक है, अगर हम इसमें से क्या करें, 3,25,000 में से अगर हम 45,000 घटा दें, यानी कि जो हमारा टोटल एसेट है उसमें से टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज घटा दें, तो हमारा टोटल मतलब जो भी कैपिटल है पार्टनर्स का वो कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 3,25,000 में से 45,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 2,80,000। क्लियर, कितना बचेगा, 2,80,000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो 2,80,000 दिया हुआ है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर बी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का प्रकार है। ठीक है, यानी कि अगर साझेदार दिवालिया हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में किस टाइप से समापन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है न्यायालय द्वारा, बी में है अनिवार्य समापन, सी संयोग द्वारा समापन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हमारा पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो उस टाइम न्यायालय तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम में समापन करना एकदम अनिवार्य हो जाता है। जब पार्टनर्स के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर पार्टनरशिप चलेगी कैसे। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में हमारा जो पार्टनरशिप है उसको मतलब समापन करना क्या होता है, अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनिवार्य समापन। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम फॉर्म का समापन करते हैं, फॉर्म का विघटन करते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे अंत में जो खाता बनता है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो कौन सा खाता बनता है, ऑप्शन में है वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाते, रोकड़ खाता या साझेदारों का ऋण खाता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब फॉर्म का समापन होता है तो उसमें सबसे पहले तो शायद वसूली खाता बनता है। सबसे पहले कौन बनता है, वसूली खाता। उसके बाद साझेदार के पूंजी खाते बनते हैं, साझेदार के ऋण खाते बनते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बन जाता है, लेकिन सबसे लास्ट में जो खाता बनता है वो होता है क्या, रोकड़ खाता। क्लियर, जो सबसे लास्ट में खाता बनता है वो कौन सा खाता होता है, रोकड़ खाता। तो आंसर क्या मारेंगे, आंसर सी, रोकड़ खाता। ठीक है, कोई डाउट, सबसे अंत में फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में जो खाते बनते हैं वो कौन खाते होते हैं, तो कैश अकाउंट, रोकड़ खाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि फॉर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है कहाँ, बेची जाने संपत्तियों से या फिर फॉर्म के सभी बाह्य दायित्वों से या संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से या किसी साझेदार द्वारा ली गई किसी संपत्ति से। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए हमारा बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से। ठीक है, जितनी भी हम संपत्तियां बेचेंगे और उससे जो भी मतलब हमको कैश प्राप्त होगा उसी को हम फॉर्म के समापन के वसूली खाते को डेबिट करेंगे। ठीक है, क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम किसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डैश 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 दिया हुआ है, जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें हो सकता है क्या, किसका, यानी कि जो हम फॉर्म का समापन करते हैं तो उस टाइम फॉर्म की संपत्तियाँ बेचते हैं और दायित्वों का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जब हम फॉर्म की संपत्तियाँ बेचेंगे तो उससे जो हमको कैश प्राप्त होगा तो उससे सबसे पहले किसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, साझेदारों की पूंजी का, या साझेदारों द्वारा फॉर्म को दिए गए ऋण का, या साझेदारों की अतिरिक्त पूंजी का, या बाहरी लेनदारों का। ठीक है, तो सबसे पहले किसका भुगतान करेंगे, तो जो हमारे बाहरी लेनदार होंगे, जो भी हमारे बाहरी लेनदार होंगे हम उनका सबसे पहले पेमेंट करेंगे। ठीक है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहरी दायित्वों का पेमेंट करेंगे और उसके बाद हम अपने पार्टनर से निपटेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाहरी लेनदारों का। अगला क्वेश्चन है कि एक साझेदारी फॉर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण कहाँ किया जाता है। ठीक है, जो जब हम मतलब किसी फॉर्म का समापन करते हैं तो उस कंडीशन में जो संदिग्ध ऋण आयोजन होता है उसका मतलब हस्तांतरण हम कहाँ करते हैं, तो ऑप्शन में है वसूली खाता में, साझेदारों के पूंजी खाते में, या विविध देनदारी खाता में, या इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम वसूली खाते में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर, कहाँ, वसूली खाते में। अगला क्वेश्चन है कि समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फॉर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो किसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है, लाभ हानि खाता, या वसूली खाता, या साझेदारों का पूंजी खाता, या रोकड़ खाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वसूली खाता। ठीक है, आंसर क्या होगा, वसूली खाता। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म के समापन की दशा में अलिखित संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब फॉर्म का समापन होता है तो उस दशा में जो अलिखित संपत्तियां होती हैं, ठीक है, उससे जो राशि प्राप्त होती है उसको हम कहाँ क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, वसूली खाते में, या फिर रोकड़ खाते में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वसूली खाते में। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एक साझेदारी फॉर्म के समापन की दशा में वसूली के लाभ हानि को साझेदारों में विभाजित किया जाता है, तो किस अनुपात में, पूंजी अनुपात में, या लाभ विभाजन अनुपात में, या समान अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम कोई मतलब संस्था समापन करते हैं तो उस दशा में वसूली से जो लाभ हानि हमको प्राप्त होती है उसको हम लाभ विभाजन अनुपात में ट्रांसफ़र करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लाभ विभाजन अनुपात में। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाए गए सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, जो फॉर्म के समापन होता है उस समय चिट्ठे में जो भी सामान्य संचय दिखाए जाते हैं, जो भी कोष दिखाए जाते हैं, उसको हम कहाँ क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो वसूली खाते में, या लेनदारों के खाते में, या साझेदारों के पूंजी खाते में, या लाभ हानि खाते में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, जो भी उसमें कोष रहते हैं, जो भी बैलेंस शीट में कोष रहते हैं या रिजर्व रहते हैं, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, जब हमारा फॉर्म का समापन होता है तो उस टाइम में जो भी गुडविल अकाउंट होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में, या रोकड़ खाते के क्रेडिट पक्ष में, या फिर वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, या फिर वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि साझेदारी फॉर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। जब साझेदारी फॉर्म का समापन होता है या विघटन होता है तो उस टाइम में जो कृत्रिम संपत्तियां होती है उसको हम कहाँ हस्तांतरित करते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन में है आपके पास साझेदारों के पूंजी खाते में, वसूली खाते में, रोकड़ खाते में, या फिर साझेदारों के ऋण खाते में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। क्लियर, कहाँ, साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक फॉर्म के समापन पर एक साझेदार ने 1500 रुपये का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा।
अगर एक फॉर्म के समापन पर एक पार्टनर 1500 रुपये का भुगतान करता है तो किससे डेबिट किया जाएगा भाई? रोकड़ खाता को या वसूली खाता को या साझेदार के पूंजी खाते को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वसूली खाता को मतलब डेबिट करेंगे। ठीक है, वसूली खाता को डेबिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साझेदार द्वारा वसूली व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्या क्रेडिट किया जाएगा? अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो वसूली व्यय का भुगतान करने की जिम्मेदारी लेता है कि भाई हम वसूली व्यय का हम भुगतान कर देंगे, तो किसको डेबिट किया जाएगा? वसूली खाते को या रोकड़ खाता को या साझेदार का पूंजी खाता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसको हम डेबिट करेंगे भाई? तो साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर? किसको क्रेडिट करेंगे? तो साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है। जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को कहाँ डेबिट करते हैं? वसूली खाते में या साझेदार के पूंजी खाते में या साझेदार के ऋण खाते में या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साझेदार के कौन खाते में? पूंजी खाते में। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? ठीक है, कोई ऐसा चीज़ है इसमें जिससे हम क्या करते हैं? वसूली खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या चीज़ है भाई? रोकड़ खाते के शेष को या लाभ हानि खाते के शेष को या संपत्तियों से विक्रय से प्राप्त राशि को या संचय को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात की जो कैश है, कैश के बैलेंस को हम वसूली खाते में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, लाभ हानि के शेष को भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और संचय को भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को। क्लियर? कोई डाउट? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि फॉर्म के समापन पर वसूली खाते में गणना की गई हानि को किस खाते में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है? जब फॉर्म का समापन होता है उस टाइम में जो वसूली खाते हम बनाते हैं तो उसमें जो भी लाभ या हानि होता है उसको हम डेबिट या क्रेडिट किस खाते में करते हैं? ठीक है, तो रोकड़ खाता में क्रेडिट पक्ष में या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट पक्ष में या साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में या फिर वसूली खाता में डेबिट पक्ष में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में। ठीक है, क्लियर? साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? अब इसमें से कुछ ऐसा होगा जिसको हम क्या करते हैं? वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है रोकड़ खाते के शेष को, संचय के शेष को या लाभ हानि खाते के शेष को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी 26 नंबर क्वेश्चन में हम आप लोग को बताया था कि रोकड़ खाते के शेष को हम क्या करते हैं? वसूली खाते में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, संचय को भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और लाभ हानि खाते को भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। यानी कि सभी को, इनमें से जितने भी बातें लिख रही है सभी को हम वसूली खाते में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किसी साझेदार द्वारा 20,000 रुपये के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्या क्रेडिट किया जाएगा? अगर कोई पार्टनर ये जिम्मेदारी लेता है कि हम 20,000 का जो दायित्व है उसको भुगतान कर देंगे तो किसको क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन में है वसूली खाता, रोकड़ खाता, साझेदार का पूंजी खाता या दायित्व खाता। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर आएगा कि साझेदार का पूंजी खाता हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? साझेदार के पूंजी खाते को हम क्रेडिट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? वसूली खाते में या रोकड़ खाते में या पूंजी खाते में या किसी भी खाते में नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इस आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय कहाँ दिखाया जाता है? तो जो हमारे पास कैश का बैलेंस होता है उसको कैश अकाउंट में ही दिखाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रोकड़ खाता। क्लियर?
जो हमारे पास कैश का बैलेंस होता है उसको हम कैश अकाउंट में ही दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एक अलिखित संपत्ति 12,000 की थी जिससे एक साझेदार ने 10,500 में ले लिया। साझेदार का खाता कितना से डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए चाहे वो संपत्ति कितना की भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर कितने के लिए लेता है बस उसी से मतलब है। तो 12,000 की संपत्ति थी जिसको उसने कितने में 10,500 में लिया, तो 10,500 को ही क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर, तो 31 का ऐसे आंसर क्या निकल जाएगा, बी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि समापन की दशा में जब कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तो किससे डेबिट किया जाता है भाई। समापन के कंडीशन में जब कोई पार्टनर कोई संपत्ति एक्सेप्ट करता है तो किससे डेबिट करते हैं, वसूली खाते को या साझेदार के पूंजी खाते को या रोकड़ खाते को या संपत्ति खाते को। ठीक है, तो किसको डेबिट करते हैं, साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रोकड़ खाते में या बैंक खाते में या वसूली खाते में या साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वसूली खाते में। ठीक है, कितना कहाँ, वसूली खाते में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। जब फर्म का विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो उस कंडीशन में जो साझेदार के ऋण खाते होते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऑप्शन में है वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के चालू खाते में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चूँकि ये पार्टनर का लोन है, ठीक है, तो इसको उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर, जो लोन होता है कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लोन अकाउंट में, और इसमें से कहीं भी लोन अकाउंट का ऑप्शन नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का क्या करते हैं। ठीक है, अगर लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्व आपके वसूली खाते में हस्तांतरित करने के बाद मतलब उसके बारे में कुछ नहीं कहें तो उनका क्या करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे या पूर्ण भुगतान करेंगे या आंशिक भुगतान होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भाई कि पूर्ण भुगतान करेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण भुगतान करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा कोई एसेट है और एसेट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने वसूली खाते में, ठीक है, और उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब कि उसका पैसा हमको नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई दायित्व है और दायित्व को हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने वसूली खाते में और उसके बारे में अगर कुछ नहीं कहा रहा है तो क्या दायित्व जिसका हमने पैसा लिया था वो छोड़ देगा क्या हमारा पैसा, कभी भी छोड़ेगा वो नहीं ना छोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर उसके बारे में कुछ कहे या ना कहे, अगर कहेगा तो जितना कहेगा उतना पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहता है तो उसका क्या करना है, हमको फुल पेमेंट करना होगा। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूर्ण भुगतान होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को नाम किया जाता है। यह व्यय नाम होंगे, कहाँ होंगे, तो मतलब नाम को मतलब डेबिट, तो कहाँ डेबिट करेंगे, वसूली खाते में या साझेदार के पूंजी खाते में या साझेदार के ऋण खाते में या इनमें से कहीं नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में उसको डेबिट किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब अलिखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाया जाता है। जब अलिखित संपत्ति किसी साझेदार द्वारा लिया जाता है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, ऑप्शन में है आपके पास वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, बैंक खाते के डेबिट पक्ष में या वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में या फिर बैंक खाते के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है कि जब अलिखित दायित्व का भुगतान किया जाता है तो उसको कहाँ दिखाएंगे। ठीक है, जब अलिखित
दायित्व का हम पेमेंट करते हैं तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में या बैंक खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में या फिर बैंक खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण कहाँ किया जाएगा, वसूली खाते में या साझेदार के पूंजी खाते में या बैंक खाते में या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी संचय होंगे उसको हम पूंजी साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि फॉर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खातों की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। ठीक है, जो फॉर्म का जब विघटन होता है तो उस टाइम में साझेदार के जो पूंजी खाते के क्रेडिट शेष होते हैं, बैलेंस होते हैं, उसका भुगतान किया जाता है। तो वसूली खाते के माध्यम से या फिर आहरण खाते के माध्यम से या बैंक खाते के माध्यम से या फिर ऋण खाते के माध्यम से। तो किस खाते के माध्यम से उनका पेमेंट किया जाता है, तो बैंक खाते के माध्यम से उनका हम पेमेंट करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि फॉर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खातों का क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्म के विघटन के समय जब साझेदार मतलब उसमें जो भी साझेदार का कैपिटल बैलेंस होता है उसको हम किसको देते हैं, तो साझेदार को देते हैं या फिर फॉर्म को या उसकी पत्नी को या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साझेदार को, क्योंकि उस टाइम हमारे पास साझेदार प्रेजेंट रहते हैं। तो साझेदार जब हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे तो किसी और को हम देने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो किसको देंगे पेमेंट, साझेदार को ही देंगे। अगला क्वेश्चन है कि रोकड़ीकरण से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान होगा, यानी कि जब मतलब हम वसूली करेंगे तो उस टाइम हमारे पास जो भी कैश आएगा तो उससे सबसे पहले हम भुगतान किसका करेंगे। ऑप्शन में है साझेदारों को, साझेदारों के लेनदारों को या फॉर्म के लेनदारों को या कोई नहीं। ठीक है, तो जब हमारे पास जब हम अपना समापन करेंगे फॉर्म का तो उस टाइम हमारे पास जो भी कैश आएगा उससे सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्म के लेनदारों का पेमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म के लेनदारों का पेमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि किसी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का आधिक्य फॉर्म के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, क्या, तो जब फॉर्म की संपत्ति फॉर्म के दायित्व से अधिक हो, या जब फॉर्म की संपत्ति फॉर्म के दायित्व से कम हो, या जब फॉर्म की संपत्ति फॉर्म के दायित्व के बराबर हो, या जब अन्य साझेदारों की इच्छा हो। तो आंसर क्या होगा, जब फॉर्म की संपत्ति फॉर्म के दायित्व से कम हो। क्लियर, फॉर्म की संपत्ति फॉर्म के दायित्व से कम हो, यानी कि अगर हमारे पास संपत्ति कम है और दायित्व ज़्यादा है तो अगर किसी पार्टनर का मतलब संपत्ति अगर संस्था में है तो उससे हम उसका पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो उस टाइम हमारे लिए उपयुक्त होगी, प्रयुक्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि समापन व्ययों को वसूली खाते में किस पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, समापन व्ययों को वसूली खाते में किस पक्ष में लिखा जाता है, तो दायित्व, संपत्ति, डेबिट या क्रेडिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डेबिट पक्ष में। ठीक है, कहाँ, डेबिट पक्ष में। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि फॉर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। जब फॉर्म का विघटन होता है तो उस टाइम संपत्तियों का जो पुस्तकीय मूल्य होता है उसे वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो ऑप्शन में आपके पास है डेबिट, क्रेडिट, दायित्व या संपत्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे रिलेशन अकाउंट से वो आज टोटल क्लियर हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक बात जो आपसे शेयर करनी है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक टॉपिक हर एक चीज़ का वीडियो आप लोग को उपलब्ध होता रहे। यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है।